हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही होगी तो थम्स अप करें। ठीक है, यस और नो में आंसर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशवंत बसर लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा। जैसा कि आप लोगों को पता था कि हमारा पीएनएसटी का पीवाई की सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग स्थिर विद्युत के प्रश्न कर रहे थे। तो लगभग 24 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में कर लिया था। इस वाले पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठेंगे बेटा। ठीक है, तो करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये है रहा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, समानांतर में जुड़े 4 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड वाले दो संधारित्र को एक 100 वोल्ट बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है। ठीक है, संधारित्र में समाहित ऊर्जा। ठीक है, आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, आवाज आ रही है बेटा? ओके, क्वेश्चंस को पढ़े, पहले पढ़े, उसके बाद में सॉल्यूशन करें, आंसर करें कमेंट बॉक्स में अपना। ओके, उसके बाद में अगर आपका आंसर राइट होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हाई लेवल पे जाएगा बेटा। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं बेटा। आपको C1 दिया हुआ है कितना? C1 दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड। C2 कितना दिया हुआ बेटा? 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, आपको पता है कि अगर दो समानांतर श्रेणी, ध्यान दीजिएगा, अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उसके लिए इक्विवेलेंट कितना होता है बेटा? 1/c इज इक्वल टू 1/c1। अच्छा, श्रेणी क्रम के लिए, हाँ यही होता है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। लेकिन अगर समांतर क्रम की बात करूं, संधारित्र के लिए ध्यान दीजिएगा, संधारित्र के लिए अगर समांतर क्रम की बात करें तो ये कितना होता है? c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ठीक है बेटा, अगर मान के चलो ये संधारित्र की बात कर रहे हैं, अब बात आ गई श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन की, तो हम प्रतिरोध को भी जान लेते हैं। प्रतिरोध को आपको पता है, प्रतिरोध के लिए आपको पता है बेटा, प्रतिरोध का एक तो इजी है, प्रतिरोध आपको रटा हुआ रहता है, लेकिन आप कंफ्यूज कहाँ हो जाते हो? आप हो जाते हो संधारित्र में कंफ्यूजन हो जाते हो। ठीक है ना, तो प्रतिरोध के लिए आप जब श्रेणी क्रम की बात करोगे, श्रेणी क्रम की बात करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर तीन प्रतिरोध जुड़े हो श्रेणी क्रम में तो। लेकिन अगर मैं समांतर क्रम की बात करूंगा तब यहाँ उल्टा हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा ये? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। है ना भाई, इसमें कंफ्यूजन होता है ज्यादातर। ठीक है ना सर, उल्टा पुल्टा किसका क्या हो जाएगा, तो अच्छे से याद रखिएगा, प्रतिरोध के लिए। और ये किसके लिए है? संधारित्र के लिए। किसके लिए? संधारित्र के लिए। ठीक है, संधारित्र क्या होता है? तो दो प्लेट होते हैं इस प्रकार से, एक में हम धन आवेश लेते हैं, ठीक है ना, और दूसरे में क्या लेते हैं? ऋण आवेश लेते हैं बेटा। ठीक है ना, तो ये दो प्लेट समानांतर प्लेट संधारित्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में कुछ गैप रखा जाता है। तो फिलहाल के लिए हमारा C1 कितना है? 4 माइक्रोफैराड। C2 कितना है? 6 माइक्रोफैराड। अब क्योंकि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? ये वाला। तो हमारा C कितना हो जाएगा? 4 और 6 10, और 10 माइक्रोफैराड आपका आंसर आ जाएगा। C आंसर मतलब ऑप्शन वाला आंसर नहीं है। ठीक है ना, अभी तो आपको VB दिया हुआ है 100 वोल्ट। कितना? 100 वोल्ट। ठीक है, अब आपको बोला गया कि ऊर्जा निकालो, तो ऊर्जा का सूत्र CV² होता है। ठीक है, इसके और दो तीन फॉर्मूला होते हैं, वो भी लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये हो जाता है हाफ Q²/C बराबर हाफ Q इंटू V। ठीक है ना, तो ये ऊर्जा के लिए, किसी संधारित्र के लिए ऊर्जा आवेशित करने पर ऊर्जा जो मिलता है, ये आप तीन सूत्र देखते हो, तीनों में से कोई एक निकालना होता है। क्योंकि हमको प्रश्न में C दे रखा है और V दे रखा है, तो हम फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। तो U बराबर हाफ मल्टीप्लाई में C कितना है बेटा? C कितना है बेटा? C कितना है? 10 माइक्रोफैराड, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अरे माइक्रो की वैल्यू रे। ठीक है, मल्टीप्लाई में V कितना दिया हुआ? 10, 100 का स्क्वायर होगा बेटा। V मतलब 100 का स्क्वायर, और 100 मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको एक साथ 10⁴। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 0.5 गुना, अरे सीधा सीधा काट दो भाई, 2 पंचे 10, तो ये 5 गुना कितना हो जाएगा? ऋण 6, ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 2। ठीक है, जूल। 5 गुनी 10 की घात ऋण 2, आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, बहुत इजी सा प्रश्न है बेटा।
ठीक है ना। 2019 का सवाल है ये पीएनएसटी, तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये दो फार्मूला आप लोगों को प्रतिरोध और संधारित्र के लिए लिखा दिया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक असीम रूप से लंबे सीधे समान आवेशित तार से आर की दूरी पर स्थित है। बेटा ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया है, हाँ एक लंबे सीधे तार दिया गया है, ठीक है ना, एकदम सीधी तार है जिस पर आवेश किया हुआ है, आवेश क्यू है, कितना आवेश है इसके ऊपर, क्यू आवेश है, ठीक है। और इसका हम लोग मान लेते हैं रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। तब इससे आर दूरी पर बिंदु पी, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये जो सूत्र निकालते हैं हम बेटा, ये गॉस के नियम के अनुसार निकालते हैं। यहाँ पर लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा क्या है यहाँ पर बेटा, लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व। क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। अब बेटा आपको पता होना चाहिए रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है, Q अपॉन में यल। Q अपॉन में यल, इसका सूत्र आप लोग लिखते हो Q अपॉन यल, और इसी को बोलते हैं एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। लैम्डा बराबर Q अपॉन यल, इसका मतलब क्या है, एकांक आवेश में उपस्थित आवेश की मात्रा, ठीक है। लिख सकते हो ना बेटा, एकांक आवेश, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, उपस्थित आवेश की मात्रा, इसको कहते हैं क्या, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है बेटा, ठीक है। बाकी में आर स्क्वायर है, यहाँ पर तो 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, तो सभी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपको बस ध्यान रखना है रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा होता है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसके लिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी आया हुआ है, आगे देखेंगे हम इसके लिए भी, ठीक है ना। इस वाले संबंध में ई प्रोपोर्शनल हम लोगों को दिख रहा है 1 अपॉन में आर। अगर मैं इस दूरी की बात करूं तो ये तीव्रता के साथ में किस प्रकार संबंधित है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। इसके बीच ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, अगर मैं ये दूरी ले रहा हूं, ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूंगा, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा बेटा, ठीक है ना। तीव्रता और दूरी के बीच का ग्राफ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये संबंध भी डायरेक्ट पूछ लेता है, ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट ही आ गया, इसलिए फॉर्मूला आप लोगों को ओरल याद होना चाहिए, ओके। न्यूमेरिकल बने या मत बने, बहुत सारे घनघोर बायो है जिनको आप लोगों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल अगर से नहीं बनाना है तो बेटा ये सूत्र याद कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, थ्योरेटिकल तो करके आइए। थ्योरेटिकल करके आओगे तो आपको आधे से ज्यादा नंबर आपके जेब में चले जाता है बेटा, मतलब आपके हाथ में हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। हम बढ़ते अगले प्रश्न पर। धातु की एक विद्युत रूप से, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा तो थम्स अप करिएगा, ओके, लाइक भी करिए। धातु की एक विद्युत रूप से अनविष्ट प्लेट दिया हुआ है को 1×10⁻7 धनात्मक आवेश देने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे। सीधा सीधा सा सवाल है, आपको पता है Q बराबर एन ही याद है आपको, एन निकालना है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q बराबर ई, Q बटे में ई। अरे यार ये तो आप बचपन से नहीं, 12वीं के बचपन से, 12वीं के शुरुआत पढ़ते हो, ठीक है। 12वीं के शुरुआत में ये पढ़ते हो बेटा, Q का मान दिया हुआ है, Q का क्या, Q का मान 10⁻7, ठीक है, बटे में, ओके। E का मान पता है, ए रटा हुआ है 1.6 × 10⁻19, ठीक है, 10⁻19। अब इसको जोड़ोगे, दशमलव हटाओ इधर, दशमलव इधर हटाओगे 10 लगेगा, इसको काटोगे 2 पंचे 10, 2 8 16, ठीक है। इसको हटाओ, ये कितना जाएगा बेटा, दशमलव। अरे यार ये बच्चों वाली मेथड करके बता देते हैं भाई, आपको ऐसा लगेगा कहाँ कहाँ से ला रहे हैं सर, ठीक है ना, इसीलिए हम करके बता दे रहे हैं। ये दशमलव भाग नहीं जाता सुन, ऐसे ही तो करते हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी से करते आ रहे हो, ठीक है ना। अभी भी वही करोगे क्या, दिमाग में जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतना जल्दी आंसर आएगा, ठीक है ना, इसलिए माइंड कैलकुलेशन पर फोकस करें। ये हो जाएगा 8 छके 48, बचा कितना 2, फिर सुन 8 दूनी 16, बचा कितना 4, फिर सुन 8 पंचे 40, अब बचा कुछ भी नहीं, तो 0.46
6 2 5 गुने 10 पर कितना बेटा, एक जाएगा 19, ऊपर जाके धन होगा, 19 में से 7 गया बेटा, 19 में से 7 गया 12, 19 में से 7 गया 12। अब ये 6 को मैं ले चल रहा हूँ आगे, दशमलव को आगे ले चल रहा हूँ 6 के, तो ये जब आगे जाएगा तो ये माइनस होगा, मतलब 10 पर 11, ठीक है ना। 6.25 10 पर 11, 6.25 10 पर 11, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। ओके, प्रश्न में अगर आपका आंसर आ गया होगा तो आंसर लिखिए। आंसर जब लिखोगे तो क्वेश्चन के साथ में लिखना है, क्वेश्चन जब साथ में लिखोगे ना बेटा तो आपको हमको समझ में आ जाएगा कि आप किस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। वैसे भी चैट पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास, हम आंसर सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप करते जाइए अपना आंसर, ठीक है। लास्ट में देखेंगे और खुद से एनालिसिस करिए कि कितने 20 में कितने सही हो रहे हैं, 25 में कितने सही हो रहे हैं, 30 में कितने सही हो रहे हैं। उस हिसाब से आपका स्कोरिंग, मतलब ये आपका सेल्फ टेस्ट भी चल रहा है साथों साथ में, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, एक 12 माइक्रोफैराड का संधारित्र दिया हुआ है, सी कितना दे रहा है बेटा, 12 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, वी कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट, कितना 50 वोल्ट। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी बेटा, सीधा सीधा यार ये वाला फार्मूला हमने पढ़े है, पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ मतलब 12 मल्टीप्लाई 10 पर ऋण 6, 12 माइक्रो की वैल्यू है ना, और ये 50 गुणित 50 कितना बेटा, 50 तोला, आपको पता है ना 50 तोला होता है, ठीक है ना। ये 2 छक्के 12, 25 पाँचे 100, 25 25 25 25 और 25 छक्के 150, 150 और ये 2 शून्य गुना 10 पर ऋण 6, ठीक है। 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, 3 शून्य यहाँ से उड़ा दो, 1.5 गुणित 10 पर कितना बेटा, 10 पर ऋण 2, हाँ 10 पर ऋण 2, ठीक है बेटा। ये आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गए होंगे आप लोग को सारे प्रश्न। तो बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, श्रृंखला में लगे, देखो ये श्रेणी क्रम में आ गया, पहले प्रश्न में बता दिए श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होता है। एक जैसे संधारित्र शुद्ध धारिता 1 माइक्रोफैराड है, समांतर क्रम में जुड़े होने पर उनकी शुद्ध धारिता कितनी होगी। सबसे पहले बोला कि अगर मान के चलो तीन संधारित्र बोला है श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो उनका जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट जो है वो कितना है, 1 माइक्रोफैराड है। तो 1 माइक्रोफैराड लाने के लिए हम क्या करेंगे, करके देखते हैं। अगर मैं 3 को रखूं डायरेक्ट, क्योंकि मेरे को याद है, अब रखो 1 2 3, ठीक है। तो हमको देखिए, हम देखेंगे 1/3 1/3 और 1/3, एलसीएम लेंगे 3 और ऊपर भी आएगा 3, 3 से 3 कैसे कैंसिल, तो 1/c, 1/c बराबर 1/c बराबर कितना आया, 1 आया, मतलब c बराबर 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड आ गया। इसका मतलब हर एक संधारित्र का जो कैपेसिटी है, धारिता का मान है, वो कितना रखना है, 3 रखना है, ठीक है ना। अब बोला गया है कि इन्हीं को अगर समांतर क्रम में अगर जोड़े तो उनकी धारिता, कुल धारिता का मान कितना होगा, ठीक है। इन्हीं को अगर मैं समांतर क्रम में जोड़ूं, तब धारिता का कुल मान कितना होगा। तो सीधा सीधा सा आपको पता है बेटा, धारिता के लिए क्या होता है, समांतर क्रम के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3, 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना बेटा 9, कितना 9 माइक्रोफैराड, कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, ठीक है ना। 3 कहाँ से आया सर, ये भी निकाल लेते, 3 कहाँ से आया, चलो बता देते हैं। आपको बोला गया है कि ये 3 हमको समान, मतलब C, इसका भी धारिता कितनी है, C है, हमको C का मान निकालना है। क्या निकालना है, C का मान निकालना है। यदि ऐसे n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो कुल धारिता का मान कितना होता है, कुल धारिता का मान निकालते हैं 1/c डेश, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 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 कितना टाइम बेटा, n टाइम, मतलब मैं लिख सकता हूँ 1/c डेश बराबर n/c लिख सकता हूँ। अरे हाँ या ना बोलो यार, n/c लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। अब आप लोगों को पता है बेटा, ठीक है ना, मैं सीरियस निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा C/n, इसको मैंने उल्टा कर दिया बेटा, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब आपको दिया हुआ है प्रश्न में,
आपको प्रश्न में दिया हुआ है ना, अभी हम n संधारित्र की बात नहीं कर रहे, आपके पास केवल 3 संधारित्र है। कितने संधारित्र है? 3 संधारित्र। मतलब n बराबर कितना है? 1 है। n बराबर कितना है? 3। n बराबर कितना है बेटा? 3 का है, मतलब 3 संधारित्र है। हमको c का मान निकालना है। और इक्विवेलेंट कितना बेटा? इक्विवेलेंट कितना है? 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड मतलब आपको 1 बराबर दिया हुआ है C/3 निकालना है, तो C का मान कितना निकल जाएगा? 3। अरे यार 3 गुना करोगे 3 का 3 होगा, ठीक है ना? तो C का मान कितना निकल जाएगा? 3। वैसे तो डायरेक्ट आप लोगों से बन जाना चाहिए कि अगर किसी संधारित्र जुड़े हैं, 3 संधारित्र है और हम लोगों को दिया हुआ है कुल धारिता का मान 1 माइक्रोफैराड, तो हमको सीधा सा पता होता है सभी धारिता का मान 3 होगा, ठीक है ना? कैसे निकालते ये भी बता दिए गए। लेकिन अगर समांतर क्रम में हो, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर समांतर क्रम में ऐसे n संधारित्र जुड़े हो, ठीक है, n संधारित्र यह समांतर क्रम में जुड़े हो, समान धारिता वाले सी समान धारिता वाले n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, तब टोटल इक्विवेलेंट कितना होगा? n इंटू सी होगा, n इंटू सी होगा। अरे यार c प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस कितना बार करोगे? n बार करोगे ना भाई, तो हम लोग सीधे सीधे n का गुना कर देते हैं, ठीक है? समझ में आ गए वाला प्रश्न? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? एक समान विद्युत क्षेत्र 3 गुना 10/3 है, यू NC इनवर्स को ध्यान में रखें। एक विद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया हुआ है? ई का मान है बेटा 3 गुना 10/3 NC इनवर्स, ठीक है? मात्रक भी याद रखें। एक 10 सेंटीमीटर का वर्ग है, ठीक है ना? भुजा कितना दिया हुआ है? भुजा, ठीक है ना? यल कितना दिया हुआ है बेटा? 10 सेंटीमीटर के वर्ग में से इस क्षेत्र का प्रवाह उस पर कितना होगा, ठीक है? EL², ठीक है ना बेटा? हम लोगों को पता होता है फाई बराबर E इंटू में A। अरे भाई ये पता ना भाई, फाई बराबर E.A। ए क्या है? इस वर्ग का क्षेत्रफल है। इसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E का मान दिया हुआ है, ठीक है? अब हमको बोला गया है इसके लिए विद्युत फ्लक्स निकालिए, तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र आपको पता होना चाहिए। E.A होता है। अरे यार इतना तो पता होना चाहिए ना भाई, सूत्र है सूत्र E.A, ठीक है ना? EDS cos थीटा होता है अगर थीटा एंगल पे दिया हो E और A के बीच में, ठीक है? तो E cos थीटा होता है। अभी A का मान पता है, A का मान क्या है? वर्ग है, वर्ग का भुजा कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको कर लेते भाई। अब हमको दिया हुआ है E का मान, ठीक है ना? E का मान 3 गुणित 10/3, ये इसको नहीं छेड़ना, ये SI यूनिट में दे रखा है। आपको क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल का आपको मान बताना है बेटा। तो क्षेत्रफल मतलब आपको 10 का वर्ग लिखोगे, 10 का वर्ग, ठीक है? 10 का वर्ग 100 गुना में सेंटीमीटर भी तो है बेटा, सेंटीमीटर। सेंटी की वैल्यू 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 10 पर, अरे 10 पर 2 की घात, 10 पर 3 की घात, 10 पर 5 की घात, 10 पर ऋण 4, ओके। और 5 और ऋण 4 कितना भाई? 3 गुना 10 बचेगा ना भाई, 4 से 4 कैंसिल, एक बचा, 3 गुना 10 मतलब 30, 3 गुना 10 मतलब 30। कितना आंसर आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, 30 आ जाएगा, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ठीक है? ये आ गया कि समझ में बेटा? एक वर्ग है जिसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ था, इसकी भुजा दी हुई है 10 सेंटीमीटर, इसको मैंने लिखा 10 गुणित 10 पर ऋण 2, ठीक है? अब आपको बोला गया है कि फ्लक्स निकालिए, विद्युत फ्लक्स E होता है, E.A होता है, E का मान, और ये हो जाता है 10 का वर्ग 100 और 10 की घात ऋण 2 का वर्ग 10 की घात ऋण 4, ठीक है ना? इसको आपने हल किया, सीधा सीधा यही उड़ा दे सकते हैं आप लोग। 3 की घात और ये 2 की घात है ना, 5 की घात और ये ऋण 4, तो ये 5 में से ऋण 4 गया, धन 1 बचा, 1 बचा ना भाई, 10 की घात 1 बचा, और ये 3 गुना 10 कितना हो गया? 30 हो गया। सीधा सा सवाल है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है? पॉलिथीन के एक टुकड़े के ऊन के साथ रगड़ने पर 2 गुणित 10 की घात ऋण 3 आवेश पाया जाता है। क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 2 गुणित 10 पर ऋण 7 कूलम बेटा, क्यू का मान दिया हुआ है आपको। ऋणात्मक आवेश पाएगा ऊन से पॉलिथीन में अंतरित होने वाले
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही जो हम लोगों ने पहले करे है बेटा। E बराबर क्या होता है, Q अपॉन में N, और Q दिया हुआ है 2 गुणित 10 पर ऋण 7, सॉरी N निकालना है, N निकालना है, तो Q बराबर E हो जाएगा 1.6 गुणित 10 पर ऋण 7 ऋण 19, कितना, ऋण 19। अब दशमलव हटाते हैं, इसको बी लिखते हैं, 2 8 16, 2 दाहम 20, और सीधा सीधा 4 से भी काट सकते, 2 6 8, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 4 का 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 10 पर 12 की घात, ठीक है ना। 19 जाएगा ऊपर, 10 बचेगा, सॉरी धन 19 होगा, और धन 19 में से ऋण 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, धन 12, तो धन 12 ही हो गया। तो 1.5 1.25 10 पर 12 की घात। आपको आया समझ में बेटा, आंसर आ गया होगा। थोड़ा सा अगर इजी टाइप का है तो हम थोड़ा फास्ट लेके चल रहे हैं, आपको बनना चाहिए, थोड़ा लल्लू वाले सवाल है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु आवेश, आवेश है बेटे, ये ऋण 10 गुणित 10 पर 3 कूलम इनवर्स है का विद्युत प्रवाह दिया हुआ है, उत्पन्न होता है, ठीक है ना। आपको दिया हुआ है फाई का मान कितना, 10 गुना 10 पर 3, जब वह उस आवेश पर केंद्रित एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब आपको दिया हुआ है आर का मान, कितना दिया हुआ है, आर का मान 10 सेंटीमीटर, ठीक है, वाली गोलाकार सतह से होकर जाता है तो बिंदु आवेश ज्ञात करें। सीधा सीधा से आप क्या लगा दोगे, गॉस थ्योरम लगा दोगे, गॉस का थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय आपको पता होता है बेटा, नेट फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। किसी भी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, इसके मतलब किसके बराबर होता है, उसमें से गुजरने वाले नेट फ्लक्स के बराबर होता है। तो सीधा सीधा आपको फाई दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट का मान पता होता है, क्यू का मान निकालना, तो इसी सूत्र से कर दो, क्यू बराबर फाई मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना दे रखा बेटा, 10 गुना ऋण सॉरी धन 3 गुना में एप्सिलॉन नॉट का मान याद रहना चाहिए बेटा, नहीं याद है तो याद कर लो, एप्सिलॉन नॉट का मान याद कर लो बेटा। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत 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 जरूरी चीज है, काम की चीज है, ठीक है ना। 8.854 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12, ठीक है ना। 10 की घात 1, 10 की घात 3, 4 हो गया, और 4 में से 12 गया, कितना, 8, तो ये हो जाएगा 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8, ठीक है। ये कहीं दिख रहा है बेटा 10 की पावर माइनस 8, 8.85 10 की पावर माइनस 8, माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि ये माइनस 10 दिया हुआ है, ये माइनस 10 है ना, माइनस 10 है, ये माइनस में दिया हुआ है, फ्लक्स माइनस निगेटिव है, फ्लक्स कैसा हमारा निगेटिव, तो आंसर भी निगेटिव होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले तो हमारे गलत आंसर है, और 10 की पावर माइनस 9, ये तो 8.85, ये भी गलत है, 85.8 बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, 8 पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर 8 आएगा, ध्यान रखिएगा, ये 8 आएगा, ये 8, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हाँ 9 के माइनस 8 लिखते लिखते माइनस 9 लिखा गया है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, बट आपको ये हल करते आना चाहिए, ये सही सही हल करते आना चाहिए, आपको विधि विधान पता होना चाहिए कि हल कैसे करते हैं, फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके लिए आपको एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0 का मान याद रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या क्या कर डालोगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में क्या देखते हैं बेटा, एक विद्युत द्विध्रुव से बहुत दूर बिंदु विद्युत विभव दूरी r के साथ कैसे बदलता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको किसी सामान्य बिंदु के लिए, सामान्य बिंदु के लिए अगर ये द्विध्रुव दिया हुआ है प्लस q और ये माइनस q, दोनों के बीच की दूरी हम लोग 2l रखते हैं। क्या होता है द्विध्रुव बेटा, अगर दो समान और विपरीत आवेश बहुत पास पास में रखे हो तो बनने वाला निकाय क्या कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। If two equal and opposite charges are placed very close to each other, then make a system is known as इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आप लिखते हो P बराबर Q इंटू 2L। किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी को गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अरे यार दूरी का गुणनफल जिसके साथ होगा वो आघूर्ण बन जाएगा। आघूर्ण के लिए आप देखो सामान्य बिंदु के लिए, अगर एक सामान्य बिंदु, ध्यान दीजिए इसके अक्ष की बात करेंगे, अक्ष का बिंदु P लिए हम लोगों ने, तो V का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं निरक्ष पर एक बिंदु पी लूं और इस पर विभव बताऊं तो ये कितना हो जाता है 0। ठीक है ना बेटा, विभव सॉरी निरक्ष पर विभव का मान 0 होता है, अक्ष पर विभव का मान आपको दिया हुआ है, ये देख सकते हो। लेकिन यदि किसी सामान्य बिंदु की बात करूं तो मैं किसी भी जनरल बिंदु की बात करूं, चाहे वो इधर रखा हो या इधर रखा हो या इधर रखा हो या इधर रखा हो इधर रखा हो, किसी सामान्य बिंदु पर विभव के लिए बात करेंगे तो v का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग, ठीक है। निरक्ष के लिए फॉर्मूला, सॉरी अक्ष के लिए फॉर्मूला, निरक्ष के लिए सूत्र ये 0 होता है, निरक्ष के लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, पूरा का पूरा मामला ही शून्य होता है। सामान्य बिंदु मतलब जनरल पॉइंट ये। अब आप लोग देखते हो ना बेटा, इसी के लिए देखो ना, अगर यहाँ इसके लिए 0 के लिए बात करेंगे, ये अगर ये देखो, अगर ये जो लाइन हम लोग 0 ले समांतर है तो यहाँ पर एंगल 0 बन रहा है। एंगल 0 ले, एंगल 0 बराबर इस वाले बिंदु के लिए थीटा 0 रखेंगे, इस वाले बिंदु के लिए थीटा बराबर 0 रखेंगे तो आपको ये वाला सूत्र मिलेगा। इस वाले बिंदु के लिए थीटा कितना रखेंगे 90 डिग्री, तो आपको कितना क्या मिलेगा 0 मिलेगा। हल करके देखते हो तो सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला याद रखो, सब बन जाएगा। तो आपको याद रखना है बेटा 1/r स्क्वायर। विभव किस प्रकार से संबंध रखता है, विभव किस प्रकार संबंध रखता है, विद्युत द्विध्रुव से बहुत दूर विभव, विद्युत विभव दूरी r के साथ कैसे संबंध रखता है 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। अरे यार 1/r स्क्वायर देख लो ना, 1/r स्क्वायर 1/r स्क्वायर, ठीक है ना। अगर अनुक्रमानुपाती समानुपाती होता उस स्थिति में साथ स्थिति बदल सकती थी, लेकिन इस वाले आप लोगों को, इस वाले प्रश्न के लिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 1/r स्क्वायर। डन है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि खोल का मतलब ही होता है खोखला, ठीक है ना। यदि खोखले गोले की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सेल दैट मीन स्फेरिकल, अंदर एक बिंदु पर समान रूप से आवेशित पतली गोलाकार खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए 3 स्थिति बताऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, इसमें से प्रश्न उठता है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने क्या करे, एक खोल गोला लिया, मतलब खोखला गोला, इसको क्यू आवेश से क्या कर दिया बेटा आवेशित, ठीक है ना। ऐसे मैंने इसी प्रकार का सेम रख दिया, ठीक है। ऐसा मान के चलिएगा कि सभी पर आवेश कितना है क्यू है, और ये क्यू आवेश समान रूप से वितरित है तीनों के ऊपर, ठीक है। तीनों के ऊपर समान रूप से वितरित है, और तीनों की जो त्रिज्या है कितनी है आर है। तीनों की त्रिज्या कितनी है बेटा आर। तो तीनों की जब त्रिज्या आर ले रहे हैं, ठीक है, तो हम ये क्या करते हैं, बिंदु जब दूरी आर स्मॉल आर लेंगे, किसके लिए, जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यदि वो बिंदु गोले से बाहर रखा हो, गोले से बाहर मतलब, अगर गोले से बाहर मतलब त्रिज्या से ज्यादा दूरी पर रखे हो, स्मॉल आर का मान जब कैपिटल आर से बड़ा हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला। यदि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो बिंदु यदि सतह पर उपस्थित हो, तब हमारे जो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होता है, तब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा, और क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल आर, क्योंकि दोनों बराबर है। लेकिन अगर जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो हमारा गोले के अंदर रखा हो, तब क्या हो जाता है स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से छोटा हो जाता है। इस वाले आर ये कैपिटल आर से छोटा होता है उस स्थिति में, जब क्योंकि अंदर में आवेश कितना दिख रहा है 0 दिख रहा है, अंदर में कोई आवेश उपस्थित नहीं है, अंदर में कोई आवेश उपस्थित नहीं होने के कारण में अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है बेटा 0 होती है, ठीक है ना। मतलब जहां Q शून्य वहां E भी 0 हो जाता है, मतलब क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है बेटा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ओ हम आंसर करेंगे, पहले तो आंसर ध्यान दीजिएगा। बोला गया है खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो 0 होगा। कितना होगा बेटा 0 होगा। Q जहां 0 वहां E भी 0, ये याद रखिए कॉन्सेप्ट। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, क्रमशः Q1 Q2 आवेश वाले R1 तथा R2 त्रिज्या के 2 संवाहक गोले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहां क्या होगा, ठीक है।
आपको अब कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फिर आंसर पे आएंगे। आपको अगर ध्यान दीजिएगा, दो गोले हैं, गोला ए और गोला बी, ठीक है। इनको, इन पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश कितना है Q1 है, इस पर आवेश कितना है बेटा Q2। यदि दोनों को एक तार से जोड़ूं, दोनों को एक तार से जोड़ूं तो क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह चालू हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम बात करेंगे, ठीक है ना, जैसे आप इसको जोड़ते हो तब वैसे ही क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और ऊर्जा का ह्रास होता है। लेकिन एक स्थिति, कब तक आवेश का प्रवाह होगा, जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाए। इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है जोड़ने से पहले। जोड़ने के बाद V1 बराबर V2 जब होगा तब क्या हो जाएगा बेटा, आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। इस स्थिति में क्या होता है बेटा, आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, बंद हो जाता है जब दोनों की पोटेंशियल सेम हो जाएगी। भैया पोटेंशियल सेम तो प्रवाह भी बंद। ऐसी समझ लो, एक बड़ा सा टंकी है और उसके बराबर एक टंकी, एक में पानी फुल भरा हुआ है, ठीक है ना, एक में आधा पानी भरा हुआ है। अगर दोनों को एक पाइप से जोड़ दूं मैं, तो पानी एक किधर से, उच्च लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो होगा, हाई लेवल से लो लेवल की फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, तब तक पानी एक से दूसरे में, हाई से लो में फ्लो होते रहेगा। वही 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 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल रहा है। दोनों गोले को मैंने जोड़ा और दोनों पर आवेश Q1 Q2 है, अलग अलग आवेश है। दोनों को जब जोड़ूंगा तो आवेश एक से दूसरे में जाना स्टार्ट करेगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, दोनों का विभव सेम ना हो जाए, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, जब तक विभव, एक विभव से दूसरे विभव में, ए से बी में आवेश प्रवाह हो रहा है, तब तक ऊर्जा में कमी हो रही है। ऊर्जा में क्या हो रही है बेटा, ऊर्जा में कमी हो रही होती है, ऊर्जा में लॉस हो रहा होता है, लॉस ऑफ एनर्जी हो रही होती है। कब तक होगा, तो ये फॉर्मूला के Q1 अपॉन में R1 लिखते हैं बराबर के Q2 अपॉन में R2 लिखते हैं, ठीक है ना। V का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, के Q अपॉन में R, के Q अपॉन में R, ये फॉर्मूला गोला A के लिए के Q1 अपॉन R1, गोला B के लिए के Q2 अपॉन में R2, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। के से के कैंसिल हो रहा है बेटा, तो आप ध्यान रखिएगा के Q1 R1 क्या हो जाएगा, अरे भाई इसको मैं ऐसा लिख लूं, Q1 R2 बराबर में Q2 R1। ये जब तक न हो जाए तब तक ऊर्जा में कमी होते ही रहेगी, और जिस पल ये दोनों बराबर हो जाएंगे ऊर्जा में ह्रास बंद हो जाएगा, या दोनों में ऊर्जा ह्रास नहीं होगा। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या बोला गया है, तंत्र की ऊर्जा में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी हो ही नहीं रही है क्योंकि लॉस देख रहे हैं हम लोग। जब तक Q1 R2 बराबर Q2 R1 ना हो, तंत्र की ऊर्जा में कमी होगी। हाँ भाई, हमने यही जाना, यही सीखा अभी तक के इसमें कॉन्सेप्ट में, तो हमारा यही सही होगा। ये तो बिल्कुल कमी वाली तो बात ही नहीं कि सदैव कमी होगी, नहीं, ठीक है ना, बदलाव नहीं होगा, नहीं बदलाव तो हो रहा है बेटा, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके डन, बढ़ते अगले प्रश्न पर, ठीक है। आवाज आ रही है बेटा, हाँ ओके आ रही है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, गॉस प्रमेय के अनुसार अनंत लंबे सीधे तार का विद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती होता है। सीधे सीधे आपको फॉर्मूला लिखाया था ना बेटा, पहले मैंने पहले ही वाले प्रश्न में फॉर्मूला लिखा दिया गया है, 2 पाई लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ये सीधे तार पर अगर हम लोगों ने चार्ज कर दिए इसको, कितने चार्ज से, क्यू चार्ज से चार्ज कर दिए, इसका लेमडा दिया हुआ है, लेमडा दैट मींस द चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ, और इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी लिएगा जिस पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करना है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही वाला फॉर्मूला। तो ई और आर के बीच रिलेशन कैसा है, ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में आर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, ठीक है ना। समानुपाती किसके, तो इसके समानुपाती होगा। लेकिन अगर बोलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल या युत क्रमानुपाती किसके, तब आता है ऑप्शन नंबर डी, युत क्रमानुपाती पूछता और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल पूछता तो आर आता है। लेकिन अगर समानुपाती पूछ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर के, सीधे सीधे 1 अपॉन आर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर में हम बता सकते हैं ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्मॉल आर टू स्मॉल आर, ठीक है ना। स्मॉल आर का कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखने के लिए मिलेगा बेटा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, एक समानांतर प्लेट संधारित्र को 50 वोल्ट के विभवांतर से अवच्छिद किया गया। वी दिया हुआ है कितना, 50 तोला। 50 तोला डाला, याद आ रहा है संजय दत्त का 50 तोला किसके लिए, माँ के लिए। इसके बाद इसे 2 सेकंड के लिए प्रतिरोध के माध्यम से निरावेशित कर दिए। मतलब 2 सेकंड, ये V1 है, शुरुआत का विभव है। 2 सेकंड में विभव कितना कम हो गया, 10 कम हो गया, निरावेशित हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो आखिरी वाला कितना हो जाएगा, 10 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। ठीक है, तब हम देखिए दोनों की धारिता बराबर है बेटा, धारिता बराबर है, ध्यान दीजिएगा, धारिता बराबर है। अगर ये पहली स्थिति दूसरी स्थिति, पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति, पहला स्थिति में 50 धारिता C, दूसरी स्थिति में क्योंकि -10 कर देंगे तो ये बच जाएगा 40 वोल्ट और धारिता C रहेगा। इसके लिए ऊर्जा मतलब U1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, U1, ठीक है ना, हाफ C 50 का स्क्वायर, ठीक है, और ये U2 कितना हो जाएगा, हाफ C 40 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको निकालना है संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा के अंश की गणना, मतलब दोनों के लिए फ्रैक्शन निकालना है, U1 बाई U2, सॉरी U2 बाई U1 निकालना है, ठीक है ना। U2 बाई U1 निकाल देते हैं, U2 बाय U1, ठीक है। तो ये हाफ से हाफ कैंसल, C से किसी कैंसल, है ना, तो ये बच जाएगा U2 कितना, 40 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/25 लिख दूं बेटा, 200 से 200 कैंसिल, मतलब 0 से 0 को उड़ा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 छक्के 150, मतलब दशमलव, और 25 चौक 100, 0.64 आपका आंसर हो जाएगा, 0.64 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, वायु में रखे एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना है, कुल विद्युत फ्लक्स कितना है बेटा, ध्यान रखिए, फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस का प्रमेय बोलता है, क्योंकि क्यू का मान 1 दिया हुआ है, तो क्यू का मान 1 तो 1 अपन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ना। अब सीधा सीधा ऊपर करो इसको, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनवर्स, कौन सा का दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ई, डी सही है, डी सही है ना भाई, ठीक है। अरे आया क्या यार, गॉस का प्रमेय आपको पता होना है ना, अच्छी है, ठीक है, पता है ना भाई। हम बढ़ते अगले प्रश्न पर। 18-21 का दोनों सालों में रिपीट हुआ है भाई, 18 में आया वही प्रश्न 21 में रिपीट हुआ है, इसलिए पीवाईक्यू करके जाइए, बस पीवाईक्यू करोगे ना भाई, आधा से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे जेब में, ठीक है। तो हम बढ़े अगले प्रश्न पर, ये रहा अगला प्रश्न, यदि वी ओल्ड स्रोत से स्रोत समांतर में यंत्र संधारित्र जुड़े हुए हैं तो संग्रहित, मतलब बोला गया है यन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, कितने यन संधारित्र, तो टोटल सी कितना होता है बेटा, टोटल सी कितना होता है, एन सी होता है, ठीक है, टोटल सी का मान एन सी होता है, हमने पहले जिक्र किया है। तो यू का क्या हो जाएगा, हाफ एन सी इंटू में वी का स्क्वायर इंटू में वी का स्क्वायर, एन सी वी का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, हाफ एन सी वी का स्क्वायर, ठीक है। ओके, बड़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक संधारित्र को एक बैटरी का उपयोग करके चार्ज किया जाता है जिसे बाद में काट दिया जाता है। एक ढकता हुआ स्लेब तब प्लेटों के बीच खिसक जाता है जिसके परिणाम स्वरूप, ध्यान दीजिएगा, बोला जाता है जब ये संधारित्र है प्लेट ए और प्लेट बी, ठीक है, जब इनके बीच का माध्यम हवा है, इनके बीच का माध्यम हवा है, तब हम लिखते हैं सी नॉट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, धारिता का सूत्र ये होता है, ठीक है। लेकिन इसी संधारित्र में अगर बीच में कोई हम लोग कुछ माध्यम भर दे, बीच में कोई माध्यम भर दे, ठीक है ना, बीच में कोई माध्यम भर दे बेटा, ठीक है, जिसका पराविद्युतांक कितना होता है, के होता है, जिसका पराविद्युतांक कितना होता है, के होता है, तब आप धारिता का सूत्र लिखते हो ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में डी, क्योंकि आपने दूसरा कोई स्लेब रख दिया है तो के आ जाने से सी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सी का मान बढ़ेगा तो सी किसी तरह से सी बराबर क्यू अपॉन वी से, ठीक है ना, सी का मान बढ़ेगा, सी का मान बढ़ेगा कब, जब वी का मान कम होगा, ठीक है। सी और वी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, अब ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, सी बढ़ा रहा है वी कम हो रहा है, वी कम हो रहा है सी बढ़ा रहा है,
उस स्थिति में Q को क्या रहना पड़ेगा, नियत रहना पड़ेगा, कांस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी जाके V को कम करोगे तो C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला प्रश्न पे, सॉरी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में देखेंगे पहला ऑप्शन, प्लेटों पर आवेश में वृद्धि, आवेश तो भाई नियत है ना, ठीक है, प्लेटों पर आवेश में कमी, गलत, आवेश नियत है, आवेश क्या है, नियत है। प्लेटों के क्रॉस विभवांतर बढ़ जाता है, नहीं विभवांतर तो घट रहा है, विभवांतर घट रहा है। एक लौता ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अरे पढ़ लो, प्लेटों के क्रॉस विभवांतर में कमी, हाँ विभवांतर में कमी हो रहा है। संग्रहित ऊर्जा मतलब में कमी, हाँ वी में कमी तो संग्रहित ऊर्जा में कमी है। प्लेटों के चार्ज में कोई बदलाव नहीं, क्यों नहीं आता है बेटा यहाँ पर, ठीक है, सब दिख रहा है। इसके लिए हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बेटा, अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा, एक समांतर प्लेट को आवेशित करने के लिए जिसकी प्लेट सेपरेशन डी है का क्षेत्रफल ए दिया हुआ है, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, डी, और प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, आर, मतलब दोनों इनका एरिया दिया हुआ ए, दोनों का एरिया दिया हुआ ए। इस प्रकार प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। पहले तो आपको पता होता है बेटा, C बराबर आप कितना लिखते हो, C बराबर आप लिखते हो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, हाँ या ना बोलो यार, यही लिखते हैं बेटा। और V बराबर क्या लिखते हो बेटा, E अपॉन में क्या लिखते हो, D, E अपॉन में D लिखते हो, ठीक है। इनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दिया हुआ है। अब ये दोनों मान को उठा के रखेंगे और क्या, दोनों मान की, हाँ दोनों मान को उठा के रखेंगे, दिया हुआ है एक समांतर प्लेट दिया हुआ है जिसकी सेपरेशन डी है और उनके बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो हाँ सीधा सीधा हाफ सी वी स्क्वायर लिखते हैं, वी का मान तो नहीं है, हाफ सी वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ये कैसे निकालोगे, ये ऊर्जा निकालनी है बेटा, ये ऊर्जा, उनके बीच की ऊर्जा दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा C का मान, ये हो जाएगा C का मान बेटा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D मल्टीप्लाई V स्क्वायर, मतलब ओके, कहीं मिस कर रहे हैं हम लोग, समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। ओ सॉरी भाई, सही तो कर रहे हैं यार, ये वाला सूत्र गलत लिख दिए थे, E बराबर V बाय डी होता है, ठीक है ना, E बराबर V बाय डी होता है, माफ करिए, ये वाले सूत्र में हम लोग ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, अब सही है। E क्या होता है बेटा, V बाय डी होता है, V बाय डी होता है, मतलब हम लोग अब सूत्र लिखेंगे, V का मान, U का मान हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ C का मान रखेंगे, वही C का मान रखेंगे बेटा हाफ सी, ए कैपिटल में है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी मल्टीप्लाई में, अब वी रखेंगे तो ये हो जाएगा ई इंटू डी, ये हो जाएगा वी स्क्वायर, मतलब ई का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, एक डी से एक डी कैंसिल, ये हो जाएगा हाफ ए, सॉरी एप्सिलॉन नॉट लिख लो पहले, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी, ठीक है, हाफ ई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये दो सूत्र आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप ये वाला प्रश्न हल कर सकते हो। सूत्रों का ही खेल है बेटा, सूत्रों का ही खेल है। 18 और 21 में ये सवाल रिपीट हुए हैं, 18 और 21 में भी सवाल रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं सूत्र पर आधारित। न्यूमेरिकल भले ही ना बने आप लोगों से, ठीक है ना, गणितीय सवाल भले ही ना बने, लेकिन सूत्र वाले, थ्योरी वाले, कॉन्सेप्ट वाले सवाल नहीं छूटने चाहिए, इतना तय कर लीजिएगा आप, तभी जाके सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है ना। बढ़ते अगले प्रश्न पर। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, उनके त्वरण कितना होगा, उनके त्वरण का अनुपात,
देखो एक समान विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए आप देखते हो बेटा बल रेखाओं का जो पैटर्न होता है समान होता है। मतलब अगर मान के चलो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, यहाँ पर प्रोटॉन रखा हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो दोनों पर लगने वाला बल समान होगा बेटा। दोनों पर जो लगने वाला बल समान होगा मतलब F बराबर QE, F बराबर QE। और बल क्या होता है बेटा, बल का जो सूत्र हम लोग लिखते हैं F बराबर ma। तो दोनों का बल भी बराबर होगा ना बेटा, दोनों पर लगने वाले बल भी समान होंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है तो इसका मतलब दोनों पर लगने वाले बल समान है। इसका मतलब मैं ME बराबर लिख सकता हूँ MP मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो हम सीधा सीधा ये बोला गया है दोनों के त्वरण का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है ना। त्वरण का अनुपात क्या हो जाएगा, AE अपॉन में AP कितना हो जाएगा, AE अपॉन में AP बराबर हो जाएगा MP अपॉन में ME, MP अपॉन ME। प्रश्न में आते सवालों पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों का अनुपात तो है दोनों के द्रव्यमानों का, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात, ठीक है। ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी तो है ही नहीं है, सी भी नहीं है, इसका मतलब है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। डन है। बड़े अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, देखिएगा। एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। सिंपल सा सवाल है यार, धारिता दिया हुआ है C दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड, धारिता कितना दिया हुआ है, C का मान आपको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, त्रिज्या निकालना है, ये हो जाएगा C अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r एप्सिलॉन नॉट। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता है आपको, तो हम लिख सकते हैं C का मान 1 माइक्रो मतलब 10 की घात ऋण 12 ऋण 6, 10 की घात ऋण 6 गुना बेटा 9 गुणित 10 पर 9 की घात, ठीक है ना भाई। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान याद रखोगे 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। और ऋण 6 धन 3, सॉरी ऋण 6 धन 9 कितना, ऋण 6 धन 9 कितना धन 3, तो 9 गुणित 10 पर 3, ठीक है। तो 10 पर 3 को हम लोग किलो लिख सकते हैं, 10 पर 3 की घात को हम किलो लिखते हैं, 9000 लिखो ना भाई, 9000 का मतलब 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। सिंपल सा सवाल था, ये वाला फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसको रट डालो, याद कर डालो, ठीक है ना। डेरिवेशन करो 11वीं 12वीं में, अब 11वीं 12वीं करना है तो फिर से वही 2 साल लगेंगे, ठीक है ना। पर 11वीं 12वीं में हम 2 साल लगाना नहीं है हमको, फिर से तैयारी तो 6 महीने में करनी है ना, तो इसको याद करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। बड़े अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, त्रिज्या r के एक अनंत बेलन, इसके अक्ष से दूरी q पर q प्रति इकाई लंबाई आवेश होने के कारण, आपको बोला गया है एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके अक्ष से r दूरी पर बिंदु P लेना है, इस पर q आवेश है ना, q आवेश है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आप याद रखोगे q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट में r, ध्यान रखिएगा। जो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r था वो रेखीय चालक के लिए था, है ना, ये बेलन के लिए है बेटा, बेलन के लिए आप लिखते हो q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पर E का संबंध R के साथ कैसा है, E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r, दिख रहा है बेटा, अपॉन में R और ये E, दिख गया, समझ गए समझ गए समझ गए बेटा, ठीक है। कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा, 1 अपॉन r, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बेटा। r के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती बोला, देखो अगर समानुपाती बोलता तो 1 अपॉन r दिया रहता, ठीक है, समझ गए। बढ़ते अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, परिमाण E के आवेशों के 8 द्विध्रुव एक घन के अंदर रखे गए हैं, ठीक है ना, फिर से बोला गया है एक द्विध्रुव रखा गया है, ठीक है ना। परिमाण E के आवेशों के 8 द्विध्रुव के एक घन के अंदर रखे गए हैं, घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, इसका ध्यान रखिएगा। अगर मैं घन के लिए बात करूं, घन की बात करें, अगर E समान, इस पर आवेश समान है, एक प्लस है एक माइनस है, द्विध्रुव आवरण है,
तो कुल आवेश क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा। कुल आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। द्विध्रुव बोला ना बेटा, जब द्विध्रुव बोलता है ना तो एक धन होता है एक ऋण होता है। कितने, 8 द्विध्रुव, तो 8 धन आवेश होगा, 8 ऋण आवेश होगा। इसका मतलब सबके सब अगर नेट आवेश के बारे में बात करूं, द्विध्रुव एक ये ले लो, या 1000 आवेश को भर दो, 1000 द्विध्रुव घूर्णक को भर दो अंदर में, उस पर से जो फ्लक्स निकलेगा वो 0 होगा, क्योंकि आपको कुल आवेश का मान कितना दिखेगा बेटा, कुल आवेश का मान अंदर में प्लस ई माइनस ई कितना, 0। अब ये 8 को प्लस माइनस करो, नहीं आएगा समझ में बेटा, ठीक है ना, प्लस ई माइनस ई, एक द्विध्रुव हुआ, एक द्विध्रुव। ऐसे 8 है तो 8 के लिए 8 धन ई होगा, 8 ई होगा, और 8 क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। 8 प्लस चार्ज, 8 माइनस चार्ज, तो टोटल आवेश कितने हुए हमारे पास, 0। टोटल आवेश कितने हुए, 0। जब फाई बराबर हम लोग क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, तो क्यू जीरो, तो क्या हो जाएगा, फाई का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। एक आर त्रिज्या वाले गोलीय गौसी सतह में क्यू दिया हुआ है, क्यू है, आवेश कितना है, क्यू है। यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो बाहरी विद्युत प्रवाह कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान दीजिएगा, हाँ आर त्रिज्या का है, आर त्रिज्या हमने बोले ये आर त्रिज्या जिस पर आवेश कितना है, क्यू है, ठीक है, जिसके अंदर आवेश कितना है, क्यू है, ठीक है। इसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, इसकी त्रिज्या को तो क्या कर दिया, 2r कर दे। त्रिज्या को 2r करो, त्रिज्या को 3r करो, त्रिज्या को 4r करो, त्रिज्या को 8r करो, 10r करो, 20r करो, 100r करो, 100 गुना बढ़ा दो, ठीक है, 100 गुना बढ़ा दो, ठीक है ना। लेकिन जब Q का मान अपरिवर्तित है, Q का मान बदल नहीं रहा है, उस स्थिति में फाई क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फाई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब आकार कितने भी बढ़ा दो, ठीक है ना, छोटे से गोला लो, बड़े से गोला लो, उससे बड़े गोला लो, लेकिन भीतर में Q समान है, वो बदल नहीं रहा है, इसका मतलब फाई भी नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, विल रिमेन अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रहेगा बेटा, ठीक है। आई बात समझ में। बड़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक संधारित्र विद्युत वाहक बल E, ठीक है, कुछ आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r सेल से जुड़ा हुआ है, पूरी तरह आवेशित होने पर संधारित्र में विभवांतर, मतलब एक संधारित्र दिया हुआ है, इसको E विद्युत वाहक बल के साथ में जोड़े हैं, जिसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, ठीक है। लेकिन जब इसको पूरा पूरा आवेशित कर दूंगा बेटा, जब इसको पूरा पूरा आवेशित कर देंगे, तब क्या हो जाएगा बेटा, इसका विभव, इस पर जो विभवांतर आएगा इसके विद्युत वाहक बल के समान हो जाएगा, ठीक है। जब 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 ये पूरा पूरा आवेशित होगा, तो ये मान के चलो, ये धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, तब ये एक बैटरी की तरह काम करेगा। तब ये किसकी तरह काम करेगा, एक बैटरी की तरह काम करेगा। और बैटरी मतलब विद्युत वाहक बल V, सॉरी विभवांतर इसका V और इसका विद्युत वाहक बल V क्या हो जाएगा, E दोनों, E और V दोनों समान हो जाएंगे। इस स्थिति में यहाँ पर धारा प्रवाह होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब दोनों का विभव समान हो जाएगा, उस स्थिति में धारा प्रवाह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है E के समान ही होगा सेल का विभव, मतलब जो संधारित्र का विभवांतर क्या होगा, E के समान हो जाएगा सेल का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बड़े अगले प्रश्न पर। पृथ्वी का आयतन V है, सतह क्षेत्रफल है, तो धारिता कितना होगा। आयतन पता है ना बेटा आपको, V बराबर 4/3। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक गोल ठोस गोला है, पृथ्वी क्या है, एक ठोस गोला। इसके लिए आयतन V क्या हो जाएगा बेटा, 4/3 पाई r का घन। इसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग लिखते हैं, सूत्र याद होना चाहिए यार, सूत्र याद होना चाहिए, 4 पाई r स्क्वायर, V बाय a करूं, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, 2r से 2r कैंसल, V बाय a बराबर कितना हुआ बेटा, r बाय 3, तो r का मान कितना हो जाएगा बेटा, 3v बाय a, हाँ या ना बोलो यार, ठीक है। r बराबर ये 3 गया, v के साथ में गुना हुआ, v 3v बाय a हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसकी धारिता कितनी होगी, धारिता ही तो पूछा ना बेटा। तो C बराबर हम लोग को पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, चाहिए ही चाहिए,
ठीक है, तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R का मान 3V/A निकाले थे, 4 ये हो जाएगा 12, 12 पाई एप्सिलॉन नॉट V अपॉन में A। कौन सा दिख रहा है बेटा, कौन सा दिख रहा है, 12 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई V अपॉन A। ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। बड़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 1 मीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार चालक की धारिता दिया हुआ है, ठीक है ना, धारिता दिया हुआ है 1 मीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 1, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, R का मान कितना दिया हुआ है 1, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुनी 10/9। अरे यार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुनी 10/9 हो रहा है, तो हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल सकते हैं। इसको उल्टा पुल्टा करेंगे दोनों साइड को, ये हो जाएगा 1/10 9, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, वही तो लिखा हमने। और क्या, और क्या, और क्या दे दूं मैं, ठीक ना, सब तो बता रहा हूँ, सब तो हल करके दे रहा हूँ, खा लो सीधे सीधे सब लोग भर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई में 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.11 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -9, ये चलेंगे, इसको लेके चले इधर 1 पॉइंट -10 की पावर -10। हाँ यार 9 और 1 को भाग दोगे तो 0.11 अनंत बार चलेगा, अनंत बार। 10 की घात में ऊपर जाएगा, 10 की घात ऋण 9 होगा। दशमलव को आगे, एक अंक आगे बढ़ाया, एक अंक यहाँ पर घटा दिए हमने। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 40 माइक्रोफैराड है, तेल में डूबे रहने पर 110 माइक्रोफैराड हो जा रहा है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा। मतलब ध्यान रखिए, तेल में डूबे रहने पर सी ऑयल और सी एयर बराबर कितना बटा के, कॉन्सेप्ट याद रखो। अरे यार ये कहां से आया यार, ये कहां से आया, सी नॉट मतलब हवा में, एयर के लिए, एयर के लिए आपको पता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, हाँ या ना बोलो, ठीक है। और सी ऑयल की बात करूं जिसका परावर्तितांक के है, तो ए एप्सिलॉन नॉट के साथ में के लगाना है अपॉन में डी, ये सब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, सी दोनों को डिवाइड कर देंगे तो सी एयर डिवाइड बाय सी ऑयल 1 अपॉन में के बचेगा, हाँ या ना बोलो। उल्टा करेंगे तो ये मिलेगा। अब इसको के का मान हल करना है, के का मान हल करना है, के का मान निकालना है, तो के बराबर ये हो जाएगा 110 माइक्रोफैराड बट्टे में 40 माइक्रोफैराड, हाँ या ना बोलो। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, ठीक है। कितने बार जाएगा बेटा, 3 बार, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, बचा हुआ 3, 3 मतलब फिर से 30 लगेगा, 4 7 28, 4 पंचे 20, 2.75 दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा, इसमें थोड़ा गड़बड़ होगी, 7.5 ये है बेटा, 7.5। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। आंसर सही आ रहा है ना, आपने सही सूत्र लगाया, आंसर सही आ रहा है, आप सही हो, ठीक है ना। इधर हो सकता है मिस प्रिंट, व्यापम वाले से भी, बोर्ड वाले से भी, वो चाहे वो एनटीए हो या एएसबी हो या व्यापम हो, कोई भी गलती होती ही है, अपना आंसर करेक्ट रखे बस। ऐसा मत बैठे कि सर 7.75 नहीं आ रहा, 7.75 नहीं आ रहा, हमको तो पता है, इसमें ही खपा रहे हो, खपा रहे हो, खपा रहे हो, समय खपा रहे हो, ठीक है, लगा रहे हो 3-4 मिनट, नहीं ऐसा नहीं करना। आपका आंसर आ गया, आपने सही फॉर्मूला लगाया, आपने सही कैलकुलेशन किया, आपका आंसर आया, वही सही है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र को 100 वोल्ट, सी का मान कितना है बेटा, 2 माइक्रोफैराड 10 की घात ऋण 6 माइक्रो, ध्यान रखिएगा, वी का मान कितना है 100, ठीक है। अवशित क्या, फिर इसकी प्लेटों को एक समान तार द्वारा जोड़ दिया, उत्पन्न ऊष्मा, मतलब यू निकालना है, हाफ सी वी स्क्वायर, फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर का आपको याद है बेटा, हाफ सी कितना दिया हुआ है 2 गुनी 10 पर ऋण 6, गुना में वी कितना दिया हुआ है 100 का वर्ग मतलब 10 पर 4 की घात, 100 का वर्ग मतलब 10 पर 4 की घात, अरे यार 100 का वर्ग और 10 पर 4 की घात, 2 से 2 को उड़ा दो, कितना बचेगा, 10 पर ऋण 2, 10 पर ऋण 2, इसको कैसा लिख सकता हूँ, 0.01 लिख सकता हूँ बेटा, 10 पर की घात ऋण 2 को 0.01 लिख सकते हैं, 0.01 लिख सकते हैं, 0.01, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समान त्रिज्या वाले और समान आवेश वाले पारे के 8 बूंद, स्मॉल आर है, ऐसे कितने बूंद है, 8 बूंद, मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही है, बड़ी बूंद बना रही है,
ठीक है ना, एक बड़ी बूंद बनानी जिसका त्रिज्या हम लोगों ने कैपिटल आर लिया। तो छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी? पहले तो आप पता है इसका, देखो आठ छोटे छोटे आठ छोटे छोटे आठ छोटे छोटे जो गोले हैं ये मिलकर एक बड़ा गोला बनाए हैं। तो हम लोग ये बोलेंगे इनका आयतन, इनका वॉल्यूम और दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, सब चीज बदलेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा बेटा। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई 4/3 4/3 सॉरी 4/3 4/3 पाई छोटे गोला है स्मॉल आर का घन बराबर बड़े गोले का आयतन क्या होगा बेटा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। हाँ या ना बोलो? 4 पाई ये से कैंसिल होगा, 4/3 पाई 4/3 पाई से कैंसिल। ठीक है, तीनों में ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, इसको हल करेंगे तो आर बराबर कैपिटल आर बराबर 2r मिलेगा। कैपिटल आर बराबर क्या मिलेगा 2r। अब आपको धारिता का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धारिता का सूत्र पता होना चाहिए। अब छोटे के लिए बड़े के लिए ध्यान दीजिएगा, छोटे के लिए धारिता का सूत्र निकालोगे आप तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर मिटाऊं, चलो इधर ही लिख देते हैं। ये छोटे के लिए और ये बड़ा के लिए है ना। छोटे के लिए 4 पाई सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ठीक है, किसके लिए हो गया बेटा? दोनों को डिवाइड कर दूं, सी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल। ठीक है, कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर और सी बिग फॉर बिग बड़े के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर किसके बराबर है 2r के बराबर है। तो ये मल्टीप्लाई में 2r पूरी से पूरी आर से आर कैंसिल। तो ये हो जाएगा सीबी क्या हो जाएगा बेटा? सीबी हो जाएगा बेटा 2 इंटू में सी स्मॉल। ठीक है, मतलब 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? गुना हो जाएगा 2 गुना। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में आपने लगभग 52 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। मतलब 25 के बाद हमने लगभग 52 क्वेश्चन तक कर लिया है। सारा क्वेश्चन डिटेल में करा है, विथ फॉर्मूला अच्छे से समझा है, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, कहीं कहीं ट्रिक की भी जरूरत पड़ी कर लीजिए, माइंड के लिए कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा करने हैं आप लोगों को। ठीक है ना, आगे और भी क्वेश्चन है वो आगे के पार्ट में करेंगे बेटा हम लोग। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।